हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञान यानी कि साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। आप लोग बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक करके और वीडियो को पूरा देख लो, ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पहले से याद किए होंगे तभी आप वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि आपका दोबारा रिविजन भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 4 नंबर से क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि 4 से जो पहले यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है, और ना ही वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में कभी पूछा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको उसका आंसर ही नहीं बताऊंगा और ना ही वो क्वेश्चन आपको दूंगा, क्योंकि उसको याद करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आप वही क्वेश्चन याद कीजिए जो आपके इस बार के बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 नंबर कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। केंचुआ आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ। दोस्तों ये मत समझना कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ चुका है तो ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछेगा। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है ना, वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। या मान लेते हैं कि इस बार क्वेश्चन ये पूछ दिया तो अगले बार नहीं, उसके अगले बार फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही करके आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतना क्वेश्चन आता कहाँ से। सभी प्रश्न यही पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? इसका भी आंसर आप लोगों को पहले से ही पता होगा। इसका भी आंसर आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि एक लिंगी पूछ रहा है। यहाँ पर उभयलिंगी पूछा जा रहा है तो केंचुआ हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक लिंगी पुष्प पूछा जा रहा है तो पपीता पुष्प। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाए पपीता पुष्प। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बताइए तो जरा इसका आंसर कमेंट करके फटाफट। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, कभी भी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है। याद रखना, ठीक है आप लोग। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन को Br से सूचित करते हैं। ठीक है, Br से। अगर यहाँ पर तरल अवस्था कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को मतलब कि आप ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हो पढ़ने में ही, तो आपका आंसर वो नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर तरल दिया है, अगर तरल का स्थान पर अगर द्रव दे दें तो आपका हो जाएगा पारा, मरकरी, लेकिन यहाँ पर तरल दिया है तो Br ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि धोने का सोडा। धोबिया सोडा मतलब कि धोने का सोडा का हम लोग दूसरा नाम देते हैं धोबिया सोडा। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़िए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़िए। इसका नाम क्या हो जाएगा? धोने का सोडा, यानी कि धोबिया का सोडा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जनित रोग कौन नहीं है दोस्तों, आप बताइए तो। यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्का। ठीक है, मस्सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कॉपर। आप लोग को याद होगा कॉपर Cu, जिसका गलनांक सबसे कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर। ठीक, 11 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग कहलाता है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, क्योंकि इसका मतलब सूत्र ही होता है, सॉरी दोस्तों, इसका परिभाषा यानी कि डिफिनीशन ही होता है, और आपका इसका डिफिनीशन आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आप लोगों को पहले से मालूम होगा, उपचयन होगा, क्योंकि आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन 2 नंबर का आता है कि उपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करें। उपचयन अभिक्रिया को मतलब कि आप परिभाषित करें। तो आप यही क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया और यही क्वेश्चन उपचयन परिभाषित करने का आ गया, तो आप इसी से लिख सकते हो, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12। भ्रूण का विकास होता है
भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास किस में होता है, तो गर्भाशय में। अब ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बायो का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर की कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैव मात्रा यानी कि बायोगैस। जैव मात्रा को बायोमास यानी कि बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड में इस पर आधारित मतलब हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछ जा चुका है, ठीक है। कभी कभी संगमरमर कह देता है, तो कभी कभी खल्ली कह देता है, तो कभी कभी चुनी दूधिया चूना कह देता है, तो कभी कभी संगमरमर कह देता है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग ये जो आपका 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शन का आप तीनों ऑप्शन के बारे में आप जांच लीजिएगा कि इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये CaOH को होल ट्वाइस जो है वो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। आपके बोर्ड में क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। कभी कभी इसका नाम ही रख देता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप नाम जानते होंगे तभी ना बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आप लोग याद रखना, बहुत ही कम हो जाता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा वन। वन मतलब कि जंगल, वन मतलब क्या हो, तो जंगल, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा 17 नंबर प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रवेश का कौन सा रंग यानी कि वायुमंडल में वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन करता है वायुमंडल में, कौन सा रंग, तो दोस्तों आप लोग को हमेशा याद रखना नीला, नीला यानी कि ब्लू, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 में प्रश्न देखिए कि निम्न में किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है, हवा, शीशा, हीरा, जल। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, क्योंकि कभी भी हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है, हवा यानी कि निर्वात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर की चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो दोस्तों याद रखना चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वो किस पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर चालक के तापमान पर, किसके, तो दोस्तों चालक के तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, तो किस दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है, क्योंकि इस पर आधारित मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके 2 नंबर में काम आएंगे, ठीक है, 2 नंबर में काम आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो धनात्मक होती है। तो कभी कभी दोस्तों यहाँ पर कह देता है कि यहाँ पर मतलब वक्रता त्रिज्या दे देगा, किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या दे देगा और मतलब कि और बोलेगा कि इसकी फोकस दूरी होगा, तो कहेगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, वो ये अंक में नहीं देगा और ना ही पॉजिटिव निगेटिव देगा, वो सिर्फ ऐसे ही दे देगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। अब आपको चूज़ करके बताना है कि आखिर में जो एफ का फोकस दूरी है वो एफ का मान आ रहा है, मान लेते हैं कि एफ का मान 2 आ गया, तो 2 किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है या फिर प्लस में आ रहा है, अगर प्लस में आएगा तो उत्तल दर्पण होगा, माइनस में आएगा तो अवतल दर्पण होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक बार पूछा गया था, तो दोस्तों आप लोग सतर्क रहिए क्वेश्चन से, ठीक है। और सतर्क क्या रहिए दोस्तों, अगर आप लोग पहले से मतलब समझदार होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 21 नंबर की पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है, तो निम्न में कौन सा होगा दोस्तों, तो आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिबरेलिन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, दोस्तों बताइए, तो बहुत ही मतलब मज़ेदार क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन सा उपधातु है, उपधातु यानी कि उपधातु, अधातु,
धातु, मिश्र धातु, आप सभी के बारे में पढ़े होंगे, चारों के बारे में। तो क्या होता है दोस्तों, आप बताइए तो उपधातु इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप चूज करके फटाफट बताइए। तो आपका हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न दोस्तों 23 नंबर पर दोस्तों को आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है तो कितना mm का होता है, कितना mm का होता है। तो दोस्तों आप लोग मतलब इस क्वेश्चन को मतलब पहले से नहीं जानते होंगे, या फिर इस क्वेश्चन को आप समझते होंगे कि यह क्वेश्चन जो है वो न्यू क्वेश्चन आया है। तो आप इसका आंसर समझ लीजिए, 80 mm का होता है, 80 mm का होता है। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत वलय, वलय का मतलब क्या होता है, गोलाकार। ठीक है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप बताइए तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा, क्योंकि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब। और क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, वोल्ट मीटर का वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर विद्युत का सिर्फ एम्पियर हो जाएगा। लेकिन विद्युत आवेश पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.0 से 7.8 के बीच हमारा जो शरीर का पीएच मान है वो कार्य करता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। 27 में प्रश्न है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इनमें से बताइए तो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी, जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वायु, जल, मृदा ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और यही है जो कि एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है तो किस में होता है दोस्तों। तो वो होता है नेपोलियन फेलोपियन नलिका में। किस में, तो फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो बताइए तो इनमें से कौन पादप हार्मोन होगा। तो मैं ही चलिए बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सुरंगमा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगमा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो दोस्तों आप लोग याद रखना है, इसका आंसर हमेशा के लिए आप लोग याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। दोस्तों आप ये क्वेश्चन मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि कोई भी मतलब कि आप किसी भी से यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बायो का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बायो का क्वेश्चन आप किसी से पूछ सकते हैं कि बताइए कि जब हम लोग दांतों को साफ करते हैं तो दंतमंजन में कौन सा प्राय अम्ल रहता है, अम्ल रहता है या फिर क्षार रहता है या फिर लवण रहता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि उसमें लवण युक्त रहता है। क्या रहता है, लवण युक्त दंतमंजन में। ठीक है, दंतमंजन में क्या रहता है, तो लवण युक्त रहता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि बताइए कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों आप सभी चौंकाने वाली बात यह है कि आप सभी के लिए कि आवर्धन का एसआई मात्रक कोई नहीं होता है, बल्कि यह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं याद किया होगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सेमीमीटर या फिर mm में मार देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, वह एक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। तब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी है। क्लोरीन क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या मिलेगा, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दोस्तों आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप बताइए तो अपने नोटबुक पर फटाफट इसका आंसर। अभी आप बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको बताना है कि अंतिम यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और 17 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और देखिए कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 7 आएगा। ठीक है। 34 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप फटाफट बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मीथेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में 11th में भी पूछ दिया था ये क्वेश्चन, और आपके मैट्रिक बोर्ड में तो कई बार पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? आपको संबंध बताना है कि कौन सा संबंध सत्य है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध R बराबर होता है। कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो आप बताइए तो इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं V बराबर IR होता है, तभी तो R बराबर V/I होगा, V/I होगा, और R प्रतिरोध हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा, I करंट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इस पर आधारित आप लोग ओम के नियम पढ़े होंगे। ओम के नियम अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ा होगा ना तो इसका आंसर आपको मालूम होगा कि ओम के नियम से यही जो है मैच करता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ओम के नियम से मैच करता है। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का प्रश्न आ गया दोस्तों। ये प्रश्न आपके 9th क्लास से मतलब लिया गया है। प्रश्न 9th क्लास से लिया नहीं गया है दोस्तों, आप 9th क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। 9th क्लास में इस क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे। तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी 2n²। अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? दोस्तों आप लोग ऐसे मतलब आनुवंशिकता के पिता के बारे में पढ़ा ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जिन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। तो दोस्तों उसी में यह क्वेश्चन कह रहा है कि बौने पौधे को कौन दर्शाता है, मतलब पौधे को कौन दर्शाता है जिसने आनुवंशिकता के पिता के बारे में वर्णन किया है, उन्हीं ने मतलब कि बौने पौधे को दर्शाया था। तो किसके तहत दर्शाया था? इसका आंसर आपको बताना है। तो छोटा डबल टी के द्वारा। किससे? तो छोटा डबल टी के द्वारा उन्होंने दर्शाया था। ठीक है। आप लोग ये आंसर याद रखना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है तो कहाँ से निकलता है? तो वो मेडुला से निकलता है। मेडुला से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए तो जरा, अगला प्रश्न 39 नंबर दोस्तों है। 39 नंबर प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये तो आंसर कोई भी बता सकता है, काला। क्योंकि ये किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है। याद रखना। यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? क्या करता है? तो मदद करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। याद रखना। अब आपको 41 नंबर को क्वेश्चन बताना है। ठीक है। 41 नंबर अब आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एल्केन यानी कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र सभी को मालूम होगा, क्योंकि आपके बोर्ड में एल्केन, एल्काइल, एल्काइन, एल्कीन, ये 4 ऐसे सूत्र हैं जो आपके बोर्ड में एक ना एक इनमें से रहता है। तो आप लोग को याद करना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। और एल्कीन का ये होता है। ठीक है। और एल्काइन का ये होता है। ठीक है। एल्काइन का ये होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर कि निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो कौन अनुकूलन नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? तो दोस्तों मान लेते हैं ये 2 ऑक्सीजन हो गया, O2 2 ऑक्सीजन हो गया, तो O और O के बीच मतलब कितने बंध का निर्माण होगा? O और O के बीच कितने बंध का निर्माण होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो O और O के बीच डबल बंध का निर्माण होता है। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछे यानी कि N के बीच कितना बंध बनता है तो आप 3 बताना, यानी कि ट्रिपल बंध बताना। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पूछा जा रहा है तो आपको बोर्ड में 3 ही पूछता है, या फिर पहला पूछेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एकल बंधन हो जाएगा।
ऑक्सीजन पूछेगा तो द्विबंधन हो जाएगा, नाइट्रोजन पूछेगा तो ट्रिपल बंध हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पूछा है तो द्विबंधन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि एक्वारिजियम मिश्रण में HCl एवं NaSO3 का अनुपात होता है। इसका अनुपात आपको बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात 3:1 होगा, आपका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, 45वां प्रश्न है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही प्रकाश पीछे लौटता है। ठीक है, 46वां प्रश्न है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसका मतलब हुआ कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 47वां प्रश्न देखना है दोस्तों। यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो दोस्तों कहाँ होता है, तो वो होता है दृष्टिपटल, यानी कि दृष्टिपटल, यानी कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर की प्रतिक्रिया H2+Cl2 से 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदर्शित करता है। यानी कि ये जो HCl है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कभी कभी आपका बोर्ड में पूछता है कि बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, तो HCl बताना। क्या बताना, HCl बता देना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो HCl होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि किस जानवर में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होता है। तो आप बताना कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हड्डी को भी खाकर पचा सकता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था एक बार बोर्ड में आपसे। ठीक है, तो 48 का सही आंसर क्या होगा, तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वो संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और एक एक कमेंट कर देना। जो भी इस वीडियो को देखा है एक एक लाइक और एक एक कमेंट कर देना। और इस चैनल पर वो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं ऐसा और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट और तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ पर देखिए किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है।